हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको अकाउंटिंग रेशो बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग रेशो में मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको जब अकाउंटिंग रेशो पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि हमारी 4 टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशो होती है। फर्स्ट होती है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड होती है सोल्वेंसी रेशो, थर्ड होती है टर्नओवर रेशो जिसको एक्टिविटी रेशो भी बोलते हैं, फोर्थ होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब तक मैं आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में बताया कि लिक्विडिटी रेशो हमें किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। प्लस मैंने लिक्विडिटी रेशो के टाइप्स के बारे में भी आपको डिटेल में बताया कि लिक्विडिटी रेशो की 2 टाइप होती है, एक होती है करंट रेशो और एक होती है क्विक रेशो। मैंने दोनों ही रेशो के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया। मैंने आपको टीएस ग्रेवाल के लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो और क्विक रेशो के 37 क्वेश्चन करवाए हैं। ये सभी क्वेश्चन अनसोल्व थे, बुक में बैक एक्सरसाइज है ये 37 क्वेश्चंस की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वाली वीडियो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको लिक्विडिटी रेशो अच्छे से आए तो आप एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर मैंने लिक्विडिटी रेशो की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको लिक्विडिटी रेशो की सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप खाली टाइम में वो सभी वीडियो देखना, आपका लिक्विडिटी रेशो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लस जो मैंने 37 क्वेश्चंस कर रखे हैं वो सभी टीएस ग्रेवाल की बैक एक्सरसाइज के हैं। आप पहले अपने आप से करने की कोशिश करना, जब आपसे ना हो तो वो वाली वीडियो देखना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो के अंदर सेकंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशो के बारे में पढ़ाऊंगा। सेकंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशो होती है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो हमें ये बताती है कोई भी फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को उतारने में कितनी एबल है, कितनी कैपेबल है, कितनी सक्षम है। सोल्वेंसी रेशो को फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सोल्वेंसी रेशो हमें फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। सोल्वेंसी रेशो हमें बेसिकली ये बताता है कि बिजनेस में प्रोपराइटर का कितना पैसा लगा हुआ है, प्लस बाहर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, आउटसाइडर लेंडर कितने हैं। सोल्वेंसी रेशो हमें ये भी बताती है कि फर्म इस काबिल है कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट के इंटरेस्ट को रेगुलरली पे कर सके या लॉन्ग टर्म डेब्ट को टाइम पर पे कर सके। कोई भी फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने में कितनी सक्षम है, ये हमें सोल्वेंसी रेशो बताती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। दिस रेशो आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। ये मैंने आपको बता दिया। दिस रेशो रिवील एज टू हाउ मच अमाउंट इन ए बिजनेस हैज बीन इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। ये रेशो हमें ये भी बताती है कि बिजनेस के अंदर प्रोप्राइटर का कितना पैसा लगा हुआ है और बाहर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है। सोल्वेंसी रेशो डिस्क्लोज द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म इंडेप्टनेस एट मेच्योरिटी। सोल्वेंसी रेशो हमें यह भी बताती है कि कोई भी फर्म अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट के इंटरेस्ट को रेगुलरली पे करने में कितनी सक्षम है, प्लस वो अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट को टाइम पे कर सकती है या नहीं कर सकती। सोल्वेंसी रेशो की 5 टाइप होती है। इसमें फर्स्ट है डेप्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो हमें ये बताता है एक इंटरप्राइज में शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है। डेप्ट इक्विटी रेशो हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच में रिलेशनशिप भी बताता है। फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज को चेक करने के लिए डेप्ट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस रेशो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शेयर होल्डर फंड इक्विटी ऑफ द इंटरप्राइज।
दिस रेशो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। यही मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। तो डेब्ट का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट से है, शेयर होल्डर फंड का मतलब यहाँ पर इक्विटी से है। अब देख लेते हैं डेब्ट या लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरिंग से, लॉन्ग टर्म प्रोविजन से, या वो सभी उधारी, वो सभी बोरिंग्स जिनको हमें 1 साल के बाद पे करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए मैंने, जैसे कि डिवेंचर्स, मोर्टेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट एसेट्रा। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड के बारे में भी बताया गया है कि शेयर होल्डर फंड बराबर होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल बराबर होती है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस बराबर होता है कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन ठीक हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सभी फॉर्मूले आए। या तो आप फॉर्मूलों को लर्न करें या आप फॉर्मूलों को बनाना सीखें। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं। यहाँ पर मैंने एक बैलेंस शीट की हेल्प से बनाना सिखाया था कि कैसे फॉर्मूले बनाते हैं। तो इसके अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर 3 आइटम होती हैं और एसेट साइड भी 3 आइटम होती हैं। तो लायबिलिटी साइड जो 3 आइटम होती हैं वो होती हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेब्ट। शेयर कैपिटल के अंदर 2 आइटम होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टोटल डेब्ट के अंदर भी 2 आइटम होती है लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट को करंट लायबिलिटी बोलते हैं। एसेट्स के अंदर भी 3 आइटम होती हैं फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। टोटल एसेट बराबर होती है टोटल लायबिलिटी के। तो यहाँ पर सिंपल से फॉर्मूले बन गए, टोटल एसेट बराबर होती है फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट के। और जो शेयर होल्डर फंड है वो बराबर होता है भाई शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के। जो टोटल डेप्ट है वो बराबर होती है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट के। टोटल लायबिलिटीज बराबर होती है शेयर होल्डर फंड प्लस में टोटल डेप्ट के। अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो टोटल एसेट बराबर होती है टोटल लायबिलिटी, बिल्कुल सही। टोटल एसेट्स बराबर होती हैं फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट, यही होता है इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी बराबर होती है शेयर होल्डर फंड प्लस में टोटल डेप्ट के। तो यहाँ से हम शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट माइनस टोटल डेप्ट। यहाँ पर मैंने टोटल डेप्ट का फॉर्मूला लगा दिया लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट भी माइनस की हो जाएंगी और शॉर्ट टर्म डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी भी माइनस की हो जाएंगी। जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड का एक और फॉर्मूला आ गया फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। कहीं कहीं ग्रोस वर्किंग कैपिटल भी लिखा होता है जिसको हम करंट एसेट बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड का एक और फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्ट। नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट। अब हम देख लेते हैं कैपिटल इंप्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा यूज होगा ये। कैपिटल इंप्लॉयड बराबर होता है फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में वर्किंग कैपिटल। मतलब पूरी टोटल एसेट कर दो, उसमें से माइनस शॉर्ट टर्म डेप्ट कर दो, तो आपकी कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। ये एसेट साइड से आया जी। कैपिटल इंप्लॉयड बराबर होता है शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये हमारा लायबिलिटी साइड से आया है। यहाँ पर मैंने नेट सेल, नेट परचेज, ग्रोस प्रॉफिट, कोक्स, इन सब के भी फॉर्मूले बताए हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देखना, टोटल एसेट्स बराबर होती है कैपिटल इंप्लॉयड प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट के। टोटल लायबिलिटी भी बराबर होती है कैपिटल इंप्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट के। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कोक्स भी बोलते हैं। ये सभी फॉर्मूले बताने के पीछे रीजन यही है क्योंकि ये सभी फॉर्मूले आपके सोल्वेंसी रेशो में यूज होंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो का जो आंसर आता है वो प्योर रेशो में ही आता है, मतलब ऐसे आएगा जैसे 1:1, 2:1, A:B, इस तरीके से इसका आंसर आता है। आइडियल रेशो जो हम ये कह सकते हैं 2:1 इज दी सेफ रेशो। 2:1 भी वैसे खतरनाक है, इसका मतलब ये है हमारे जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो हमारी शेयर होल्डर फंड से डबल है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको सेफ कंसीडर करा है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मान लो कोई रनिंग फर्म है तो वो अपना कर्जा आराम से उतार देगी। इन्होंने बोला है अगर डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 से ज़्यादा है
तो इसका मतलब है फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही डेंजर है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट करने वाले लैंडर हैं या इन्वेस्टर हैं, वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। 2.1 से ज़्यादा अगर डेब्ट इक्विटी रेशो है तो वो डेंजर सिग्नल है लॉन्ग टर्म लेंडर के लिए। और जो हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में है, उनके पास सेफ्टी कवर बहुत कम है। अगर मान लो डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 से कम है तो इसका मतलब है कि जो हमारी फर्म है वो शेयर होल्डर फंड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इस केस के अंदर हमारे जो लेंडर होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो लोअर रिस्क पे होते हैं और वो सेफ्टी फील करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है डेब्ट इक्विटी रेशो के। जो डेब्ट इक्विटी रेशो है वो बेसिकली इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके हमारी फर्म में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी लगी हुई है, शेयर होल्डर फंड ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये सब असेस करने के लिए हम डेब्ट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट पे ज़्यादा चल रही है या शेयर होल्डर फंड पे ज़्यादा चल रही है। इससे होता क्या है, कोई भी इन्वेस्टर होते हैं, कोई भी आउटसाइडर होता है, वो जब कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जाता है तो वो डेब्ट इक्विटी रेशो को जरूर चेक करता है। सोल्वेंसी रेशो के अंदर सेकंड टाइप है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। इसके तो नाम में ही पता चल रहा है, एक तरफ टोटल एसेट है और एक तरफ डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये देखते हैं कि फर्म में टोटल एसेट कितनी है, प्लस ये देखते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है। इसका आंसर भी हमेशा प्योर रेशो में ही आता है, मतलब 1:1, 2:2, 2:1, इस तरीके से इसका आंसर आता है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो हमें टोटल एसेट और लॉन्ग टर्म डेब्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट को एसेट से कवर किया जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट प्रोवाइड करवाने वालों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी जाती है। अगर मान लो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो हाई है तो इसका मतलब है फर्म ने लॉन्ग टर्म डेब्ट कम यूज कर रखे हैं, फर्म के पास टोटल एसेट्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है लॉन्ग टर्म जो लेंडर है उनको पैसे आराम से मिल जाएंगे। कल की डेट में डिवेंचर होल्डर के पैसे फंस गए या लॉन्ग टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट करने वालों के पैसे फंस गए तो कंपनी क्या है अपनी टोटल एसेट बेच के आराम से उनके पैसे दे देगी। अगर मान लो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो कम है, इसका मतलब है फर्म ने लॉन्ग टर्म डेब्ट ज़्यादा यूज कर रखे हैं और हमारे जो लॉन्ग टर्म लेंडर हैं वो खतरे में हैं, क्योंकि फर्म के पास टोटल एसेट कम है और लॉन्ग टर्म डेब्ट ज़्यादा है। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। दिस रेशो इज ए वेरिएशन ऑफ द डेब्ट इक्विटी रेशो एंड गिव द सेम इंडिकेशन एज द डेब्ट इक्विटी रेशो। इन दिस रेशो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑफ द इंटरप्राइज। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन में डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशो से 1:1। टोटल एसेट बराबर होती है नॉन करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करते हैं। जो हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो बराबर होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन के। इसमें एग्जांपल है डिबेंचर, मोर्टेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। इसके अंदर जो आइडियल रेशो है वो बोल रहे कि जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही अच्छा है। इसके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। ये रेशो ये मेजर करती है कि टोटल एसेट और लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या रिलेशनशिप है। इसके अंदर टोटल एसेट में लूज टूल स्टोर स्पेयर इंक्लूड है। ये सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट करने वालों को। ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो होगा उतना ही बढ़िया लॉन्ग टर्म लेंडर के लिए है, जितना कम टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो होगा उतनी ही कम सेफ्टी लॉन्ग टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए रहेगी। अगर टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो कम है इसका मतलब है फर्म लॉन्ग टर्म डेब्ट पे ज़्यादा निर्भर है, फर्म पे इतनी एसेट नहीं है जितना उस पे कर्जा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशो की। प्रोप्राइटरी रेशो हमें ये बताता है कि टोटल एसेट का कितना प्रपोर्शन शेयर होल्डर और ओनर ने फंडेड कर रखा है। प्रोप्राइटरी रेशो शेयर होल्डर फंड
और टोटल एसेट में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस रेशो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय शेयर होल्डर्स और ओनर्स। ठीक है। इट स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड एंड द टोटल एसेट। जो प्रोप्राइटरी रेशो है उसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशो का जो आंसर आता है वो प्योर रेशो में भी आ सकता है और वो परसेंटेज में भी आ सकता है। ये कह रहे हैं अगर मान लो प्रोप्राइटरी रेशो ज़्यादा है तो वो ये शो करता है कि लार्जर प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट इज फंडेड बाय शेयर होल्डर फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेप्ट या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मान लो प्रोप्राइटरी रेशो कम है तो वो क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए डेंजर सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि फर्म के अंदर टोटल एसेट के अंदर जो पैसा लगा हुआ है या वैसे भी जो पैसा लगा हुआ है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट में इन्वेस्ट करने वालों का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, फर्म में शेयर होल्डर फंड का पैसा कम लगा हुआ है। इसका मतलब है जो हमारी फर्म है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जब प्रोप्राइटरी रेशो कम होती है तो हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर क्या है, सेफ महसूस नहीं करते, उनको लोड्स ऑफ रिस्क होता है, उन्हें इस बात का खतरा रहता है कहीं ऐसा ना हो उनके पैसे डूब जाएं, उनके पैसे इस केस में सिक्योर्ड नहीं होते। इसकी जो आइडियल रेशो है ये बोलते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है। अकाउंटिंग रेशो के अंदर हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो में भी हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो के अंदर भी अब हम फोर्थ टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को डेब्ट सर्विस रेशो भी बोलते हैं। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से डिवाइड कर देते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकल आती है। ये रेशो हमें ये बताती है फर्म अपनी लॉन्ग टर्म डेप्ट के इंटरेस्ट को देने में कितनी सक्षम है, कितनी एबल है, कितनी कैपेबल है। ये रेशो हमें ये बताती है कि क्या फर्म के पास इतना प्रॉफिट है वो अपने लॉन्ग टर्म लेंडर को टाइम से इंटरेस्ट के पैसे दे सके। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फर्म के लिए अच्छा होगा, प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि उन्हें टाइम से ब्याज मिलेगा और उनके पैसे भी टाइम से रिटर्न हो जाएंगे। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें ये बताती है कि जो हमारी फर्म है वो प्रॉफिट में चल रही है और वो अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट के इंटरेस्ट को आसानी से पे कर सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के जो आंसर आते हैं वो टाइम्स में आते हैं। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है उसका फॉर्मूला होता है NPBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। इसका आंसर किस में आता है, टाइम्स में। इसकी जो आइडियल रेशियो है 6 to 7 टाइम्स है। इसके अंदर जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट पे या लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ये वो होता है। अब हम ये देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली हमें ये बताती है कि कोई भी फर्म जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है उससे क्या वो अपना इंटरेस्ट आराम से पे कर सकती है। क्या डिबेंचर होल्डर को, लॉन्ग टर्म लेंडर को आसानी से उनके पैसे वापस किए जा सकते हैं। क्या प्रॉफिट में से उनको इंटरेस्ट आसानी से रेगुलर बेसिस पे दिया जा सकता है। क्या उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा खासा है। ये सब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो से पता चलता है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई है तो जो हमारे लेंडर हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें ब्याज के पैसे रेगुलरली मिलेंगे। अगर मान लो बाई चांस प्रॉफिट के पैसे इंटरेस्ट के बराबर हैं तो ये एक अनसेफ पोजीशन हो जाती है और ये कंपनी के लिए भी खतरनाक पोजीशन हो जाती है क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं होती कि अपने लेंडर के पैसे वापस कर सके या ब्याज के पैसे पे कर सके। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितनी हाई होगी उतना ही अच्छा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो की। ये फिफ्थ टाइप है। ये रेशो लॉन्ग टर्म डेब्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नेट एसेट्स भी होता है।
अगर मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो हाई है, इसका मतलब है कंपनी में लॉन्ग टर्म डेप्ट ज़्यादा है और कैपिटल एम्प्लॉयड कम है। इसका मतलब है जो हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनको लेसर सिक्योरिटी है। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कम है, इसका मतलब है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म डेप्ट कम लगा है और कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है। इस केस के अंदर जो हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का जो आंसर है वो हमेशा प्योर रेशो में आता है, जैसे कि 1:1, 2:1। इसके अंदर जो आइडियल रेशो होती है वो होता है कि डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो जितना कम आए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि उस केस के अंदर हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट में इन्वेस्ट करने वाले अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, प्लस हमारी फर्म की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी अच्छी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड के शेयर होल्डर फंड के सभी फॉर्मूले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अब आगे जो भी वीडियो आएगी वो सोल्वेंसी रेशो के सॉल्यूशंस की आएगी, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।